आज की कहानी है, क्या दूसरी शादी से खुश थी स्मिता। एक भारतीय पुरुष को पत्नी यूं अपनी मर्जी से छोड़कर चली जाए, बेहद अपमान व तौहीन की बात है। मेरे अंदर बैठा भारतीय पति मन ही मन सोच रहा था, पत्नी पति के बिना कितने दिन अकेली रहेगी। आएगी तो यहीं लौटकर। कुछ दिन के पश्चात वह लौटी तो सही, परंतु मुझे एक और आघात पहुंचाने के लिए आते ही उसने चहक कर बताया, मुझे अपना मनचाहा दूसरा व्यक्ति मिल गया है और यहाँ से अच्छी नौकरी भी। मैं जल्दी ही तलाक की कार्यवाही पूरी करना चाहती हूँ। मैं पुरुष का सारा अहम समेटे उसे आश्चर्य से देखता भर रह गया। मेरा सारा दर्प चूर चूर हो बिखर गया। वह अपनी रही सही बिखरी चीजें समेटकर चलती बनी और मेरी जिंदगी एक बीहड़ सन्नाटा बनकर रह गई। लगा भरे पूरे संसार में मैं केवल अकेला हूँ। इसी एलिस के कारण अपनों से भी पराया हो गया और वह भी यूं छोड़कर चल दी। अकेले में परिवार के लोगों की याद, उनकी कही बातें मन को झकझोरने लगी। भारत से अमेरिका आने के लिए जिन दिनों मैं अपनी तैयारी में व्यस्त था, तो पिताजी, अम्मा व बड़े भैया की जबान पर एक ही बात रहती, देखो वीरू, वहां जाकर किसी के प्रेम के चक्कर में मत फंसना। हम लोगों के घर में अपनी भारतीय लड़की ही निभ पाएगी। मैं सुनकर यूं मुस्कुरा देता जैसे उनके कहे कि मेरे लिए कोई अहमियत ही ना हो। माँ मेरी स्वच्छंद प्रकृति से भली भांति परिचित थी। एक दिन उन्होंने पिताजी को एकांत में कुछ सुझाया और उन्हें माँ का सुझाव पसंद आ गया। स्मिता व उसके परिवार के कुछ सदस्यों को अपने यहाँ बुलवाकर चटपट मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। कम से कम लड़के पर कुछ तो बंधन रहेगा स्वदेश लौटने का। साल भर बाद ही शादी के लिए बुलवा लेंगे। फिर स्मिता भी साथ चली जाएगी तो वहीं का होकर भी नहीं रहेगा। पिताजी अपने किए पर बहुत प्रसन्न थे। स्मिता के परिवार वाले भी संतुष्ट थे कि उन्हें अमेरिका से लौटा वर अपनी बेटी के लिए मिल जाएगा। यूं स्मिता कम आकर्षक नहीं थी। वह मेरे सामने आई तो मैं उसे एकटक देखता ही रह गया था। बड़ी बड़ी मद भरी आंखें व माथे पर लटकती घुंघराले बालों की घनी सी लट, चेहरे पर इतना भोलापन कि मन को बरबस अपनी ओर खींच ले। मन के किसी कोने में बरबस ही आकर अपना अधिकार जमा लिया था उसने। भारत से जब विदा होने लगा था तो सभी स्वजनों की आंसुओं से भरी आंखों के बीच वह भी सिर झुकाए एक और अलग खड़ी थी। बड़े भैया, मिथुन चाचा, रमा दीदी व शीला भाभी सभी मुझे बार बार गले लगाकर अपने हृदय की व्याकुलता प्रकट कर रहे थे। शर्म के मारे वह उसी एक कोने में खड़ी रही। मैं ही उसके पास पहुंचा था और धीरे से उसके कान में कहा था, अच्छा स्मिता, फिर मिलेंगे, जहाज का वक्त हो गया है। उसने एक बार अपनी नजर उठाई और मेरे चरणों में झुक गई थी। पिताजी मुझे बाहों में लपेटकर बुदबुदाए थे, नालायक, देख, तेरे लिए कितनी अच्छी लक्ष्मी जैसी बहू ढूंढी है हमने। याद रखना, जल्दी ही लौटना है तुझे इसके लिए। मैं उनकी बुझाओं के बंधन से मुक्ति पाकर जाने लगा तो आंखें पोंछते हुए वे बीच बीच में अटकती जबान से कह रहे थे, तेरे शौक के कारण भेज रहा हूं, वरना तो क्या इतनी दूर भेजता। कुछ देर तक जहाज में बैठने के पश्चात अपनी धरती व अपने आकाश को छोड़ते हुए मन कसैला सा रहा। जिन्हें पीछे छोड़ आया था उनकी याद से मन दुखी था। स्मिता की याद मन में बार बार यूं कौंध जाती जैसे बरसाती बादलों के बीच सहसा बिजली चमक उठती है। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर आज से 3 वर्ष पूर्व उतरा था तो मन सब कुछ भुलाकर कितनी नई सुनहरी कल्पनाओं में उड़ाने भरने लगा था। जिस कल्पना लोक में पहुंचने की तड़प मेरे मन में होश संभालते ही समा गई थी, उसी धरती पर उतर कर लगा था, यही है मेरी कल्पनाओं की धरती, यथार्थ में कल्पना से भी अधिक सुंदर। उपस्थित मित्रगणों ने गले में बाहें डालकर हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत किया। प्रमोद से सामना होते ही मुझे लगा कि उसके चरणों में गिर पड़ूं। उसी ने मुझे अमेरिका बुलाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया था।
अपने दफ्तर में मेरे लिए काम की तलाश भी मेरे पहुंचने से पहले ही कर दी थी। चिकनी गुदगुदी कार शीशे जैसी सड़कों पर ऊंचे ऊंचे भवनों के बीच से होकर गुजरती जा रही थी और मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। प्रमोद ने मेरे लिए एक छोटे से निवास का प्रबंध भी पहले से ही कर दिया था। खाना भी उस रात उसने कहीं से मंगवा रखा था। मुझे अपने कमरे पर छोड़ने के पश्चात वह भी बहुत कम मिल पाया। कभी आमना सामना हो भी जाता तो दूर से ही हेलो कह देता। अपनी व्यस्तता भरी जिंदगी में से कुछ क्षण भी वह मेरे लिए चुरा लेने को विवश था। शायद एकदम भारतीय परिवेश से निकलकर यूं लगने लगा जैसे अनेक मित्रों के रहते हुए भी मैं एकदम अकेला व उपेक्षित हूँ। काम करके लौटता तो लगता मैं उस छोटे से कमरे में कैद हो गया हूँ। न घर में कोई बोलने वाला था, न ये पूछने वाला कि मैं भूखा हूं या प्यासा। 6 महीने बीतते बीतते मुझे ये अकेलापन बेहद खलने लगा। अकेलेपन की उस ऊब को मिटाने के लिए मैं अनजाने ही कब एलिस की ललचाई आंखों में उलझता गया और कब मैं साल भर के अंदर ही उससे विवाह करने पर उतारू हो गया। मैं स्वयं भी नहीं जान पाया। घर वालों को पता चला तो सबके रोषपूर्ण पत्र आने लगे। माँ ने लिखवाया था, समझ ले तेरी माँ मर गई। उसी पत्र में बड़े भैया ने भी लिख भेजा था, अपना काला मुंह हम सबको दिखाने की जरूरत नहीं। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या जवाब देंगे हम लड़की वालों को। मैं भी अंदर ही अंदर सुलग उठा था। उत्तर में लिख भेजा था, शादी ब्याह हर व्यक्ति की अपनी मर्जी से होना चाहिए, ना कि खानदान की नाक रखने के लिए। आप लोग भी समझ लें कि वीरू इस दुनिया में नहीं रहा। तब से घर वालों ने मेरे द्वारा भेजी जाने वाली आर्थिक सहायता भी स्वीकार करनी बंद कर दी। मन को भारी आघात तो पहुंचा था, क्योंकि भारत से आने का मेरा प्रमुख उद्देश्य घर की दशा सुधारने का ही था। मैं बाहर चला जाऊंगा तो ढेर सारे पैसे भेजा करूंगा, सबकी हालत सुधर जाएगी। पिताजी को यही कहकर मैं आश्वस्त किया करता था। एलिस से विवाह करने के पश्चात तो घर वालों को कुछ भेजने की संभावना ही नहीं थी। मैंने भी सबको भुला दिया, बस एलिस के रंग में डूब गया। लेकिन वह सब कुछ बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। बहुत जल्दी ही मैं ये महसूस करने लगा था कि एलिस की दुनिया बहुत रंगीन है। उसका रहने का स्तर बहुत ऊंचा है, जिस तक पहुंचने की कोशिश में मैं अपने आप को अयोग्य समझने लगा था। उसकी महत्वाकांक्षाएं मेरे भीतर की शांति को नष्ट करती जा रही थी। शीघ्र ही हमारे संबंधों में ठंडापन आने लगा। फिर भी अपने भारतीय संस्कारों के वशीभूत होकर मैं उसके साथ हर समझौते के लिए तैयार रहता। उधर एलिस के लिए जिंदगी की परिभाषा मुझसे सर्वथा भिन्न थी। वह केवल जिंदगी जीना जानती थी, संबंध निभाना नहीं। विवाह यूं भी विदेशी धरातल पर जीवन भर का संबंध न होकर एक समझौता मात्र समझा जाता है। जब चाहा जोड़ लिया और जब मन में आया तोड़ डाला। एलिस भी मुझे बार बार सुनाने लगी थी, जब संबंधों में गर्माहट ही ना हो तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अब साथ साथ रहना एक पाखंड है। तब भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि वह अपने कहे को इतनी सहजता से कार्यान्वित कर दिखाएगी। उसके प्रति एक आक्रोश अंदर ही सुलगता और राख हो जाता। दिन गुजरते गए, अब 6 महीने होने को हैं। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो स्वयं पर ही आश्चर्य होता है। एलिस के साथ कैसे मैंने इतनी असहाय दयनीय जिंदगी गुजारने लगा था। हर समय उसकी इच्छाओं को पूरा करने व उसी के कार्यक्रमों को निपटाने में लगा रहा। कितना विवश होकर उसके इशारों पर नाचने लगा था। मेरी पूरी दिनचर्या उसी के द्वारा नियोजित होती। कभी कुछ नकारना चाहता तो एलिस बड़ी शान से कहती, भूल जाओ कि तुम एक भारतीय हो। अब तुम अमेरिका में रह रहे हो, यहाँ सभी को इतना काम करना पड़ता है। नहीं तो हम इस खटारा गाड़ी की जगह शेवरलेट कैसे खरीद पाएंगे, अपना खुद का घर कैसे लेंगे। उसके द्वारा थोपी गई दिनचर्या पर मुझे कई बार बेहद गुस्सा आ जाता, परंतु उस आग में मुझे खुद ही जलना पड़ता। उसके आगे तो
केवल मुस्कुराकर हाँ कह देनी पड़ती। सचमुच उसके साथ मैं उन्मुक्त भाव से खिलखिलाया तो कभी नहीं। हाँ, हंसता जरूर था, वह भी जब उसके सामने हंसने की जरूरत पड़ती थी। खुद की हंसी तो कभी नहीं हंसा। उससे पीछा छूटा तो बेचैन होकर अपने देश लौटने की छटपटाने लगा हूँ। क्या मेरी अपनी कोई धरती है, कोई आकाश है जिसे अपना कहकर ही स्वच्छंद विचरण कर सकूं? लगता है मेरा जीवन अधर में लटका हुआ दिशाहीन विमान है, जिसके विचरण के लिए कोई आकाश नहीं है, नीचे उतरने को कोई धरती भी नहीं। स्वदेश में सब पराए हो चुके हैं। जब मैं भारत से विदा होने लगा था, तब अम्मा ने मुझे कलेजे से लगाकर ऐसे लिपटा लिया था जैसे मैं कोई दूधमुआ बच्चा हूँ। धोती का पल्लू मुंह में ठूस जमीन पर बैठकर सिसकने लगी थी। यदि अब उनके सामने गया तो क्या वह मुझे उसी तरह अपनी छाती से चिपटा लेंगी? शायद नहीं। समझ ले, तेरी माँ मर गई। पत्र में उनके लिखवाए गए ये शब्द आंखों के आगे तैरने लगते हैं। पिताजी, बड़े भैया, चाचा व भाभी सभी तो रुष्ट हैं। और स्मिता, उसकी तो शादी भी हो गई होगी। जब उसके घर वालों को पता चला होगा कि मैंने यहाँ एलिस से विवाह कर लिया है, तो उनका दिल मेरे प्रति कितनी नफरत से भर उठा होगा। चट से स्मिता के हाथ पीले कर दिए होंगे। मुझे यहीं इस विदेश में यो निरुद्देश्य ही जीना होगा, जीते जी मरने के समान। एक दिन डाकिया दीदी की चिट्ठी दे गया। उसने लिखा था, एलिस के चले जाने से पूरे परिवार के लोग प्रसन्न हैं। अब तुम जल्दी लौट आओ। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बिना घर की दशा कैसी हो रही है। इन 3 वर्षों में ही अम्मा की आंखों की रोशनी जाती रही है। रो रो कर मोतियाबिंद उतर आया है। चाचा जी को हर समय पेट की शिकायत रहती है। पिताजी चलने फिरने के अयोग्य होते जा रहे हैं। धीरेन्द्र भैया असमय ही बूढ़े हो गए हैं। उनके दोनों लड़के पैसे के अभाव के कारण पढ़ना लिखना छोड़ बैठे हैं। यूँ समझ लो कि तुम्हारे बिना सबकी कमर टूट चुकी है। और तो और मरम्मत के अभाव में हमारा अच्छा खासा घर भी पुराना लगने लगा है। अब सोच लो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है। दीदी के हाथ की लिखी पंक्तियों को देखते ही कितनी ही मधुर स्मृतियों में मन हिलोरे खाने लगा। कोई भी शरारत भरा काम होता तो मैं और दीदी इकट्ठे रहते। होली के अवसर पर राह चलते लोगों पर घर की मुंडेर से रंग भरे गुब्बारे फेंकना, व रंग खेलती टोलियों पर ऊपर से रंग भरी बाल्टियां उड़ेल देना हम दोनों को बहुत प्रिय था। दिवाली आती तो पटाखे छोड़कर राह चलते लोगों को तंग करते। दीदी के प्यार भरे पत्र व उनसे जुड़ी मधुर स्मृतियाँ मुझे भारत लौटने के लिए विवश करने लगी। मेरा मन लौटने की तैयारियां करने के लिए लालायित हो उठा। तभी असमंजस ने मुझे फिर से घेर लिया। वहाँ यदि स्मिता से सामना हो गया तो मेरी क्या दशा होगी। शहर ही में तो रहती है। मैंने मन ही मन छटपटाकर फिर अपना इरादा ठप कर दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात लेटर बॉक्स में नीले रंग का सुंदर सा लिफाफा पड़ा दिखाई दिया। एक कोने पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, स्मिता। धड़कते दिल से पत्र खोला तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक शब्द प्यार में पगाकर उसने लिखा था, जाते समय आपने मुझे वचन दिया था फिर से मिलने का। मिलन के उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में दिन काट रही हूँ। वर्षों से उन्हीं क्षणों के लिए जी रही हूँ। देखती हूँ और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे। आजीवन भी करवाओगे तो करती रहूँगी, क्योंकि हमारा तुम्हारा संबंध तो जन्म भर का है। नीचे लिखा था, केवल तुम्हारी स्मिता। कितना निश्चल प्रेम है, ना कोई शिकायत ना शिकवा। एक आह्वान है पत्र में, परंतु कितने निस्वार्थ भाव से। मुझे एकदम लगा मेरी भी कोई धरती है, कोई खुला आकाश है मेरे लिए भी। वहाँ सब अपने हैं, मैं उन्हीं अपनों के प्रति अपने कर्तव्य निभाऊंगा। माँ की आंखों का ऑपरेशन, पिताजी की कमजोरी का इलाज, उपचार, भैया व उनके बच्चों के खर्चों का वहन, ये सब मेरा फर्ज है। वर्षों बाद अपना फर्ज निभाऊंगा। अपनी धरती पर विचरूंगा अपनों के बीच,
और स्मिता, उसी के पत्र के आह्वान ने ही तो मुझे भारत लौटने की प्रेरणा दी है। वही मेरी सच्ची जीवन संगिनी बनकर रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।